हेलो, कैसे हो आप लोग। मैं मनदीप गौतम टारगेट इंस्टीट्यूट कांदला के ऑफिशियल चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर हमें अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और जो एग्ज़ाम दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जैसे कि आपको सभी को पता है कि हम 5 क्वेश्चन आपको देते हैं कि आप उनको हल करके कमेंट्स बॉक्स में आंसर दे सके। तो पहले उन 5 क्वेश्चन को लेकर चलते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने थे। वैसे काफ़ी बच्चे प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे आंसर देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो वो बच्चों सभी आंसर देने का प्रयास किया करो। तो ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था लास्ट वीडियो का जिसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देना था। तो मूल फसल का उदाहरण है। तो मूल अर्थात जड़ फसल का उदाहरण है। मतलब ऐसी फसल कौन सी है जिसकी हम जड़ को यूज करते हैं, उपयोग में लेकर आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें जड़ और तने में डिफरेंस करना आना चाहिए। क्वेश्चन करने के लिए जड़ और तने में डिफरेंस आना चाहिए। तो देखते हैं जड़ और तने में डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें देखो जड़ क्या होती है, तना क्या होता है। तो देखते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि गाजर एक जड़ है, मूली एक जड़ है। क्यों है जड़ गाजर? देखो गाजर की जड़ खाई जाती है। और जड़ क्यों है? क्योंकि इसमें मूल रोम है। मूल रोम है, जिस पर मूल रोम होते हो जड़ होती है। जिस पर क्या होते हैं बच्चों? मूल रोम होते हो जड़ होती है। और तने की बात करें, तना पौधे का वह भाग होता है जिस पर क्या होती है? नोड। जिस पर क्या होती है? नोड। ये पत्ती होती है, पत्ते के यहाँ पे क्या होती है? नोड। एक ये रही नोड, एक ये रही नोड, एक ये नहीं नोड। तो नोड कहाँ होती है? तने पर होती है। और तने से क्या निकलती है? कलिकाएं निकलती है। जैसे आलू है, तो आलू क्या है बच्चों? आलू तना है, क्योंकि आलू में क्या होती है? कलिकाएं निकलती हैं। तो तने से क्या निकलते हैं? कलिकाएं निकलती है। नोड्स होते हैं आलू पर, तो जिस पर नोड और कलिकाएं होगी वो क्या होगा? तना होगा। जिस पर मूल रोम होंगे वो जड़ होगी। जैसे गाजर, मूली, सलजम जड़ है। आलू, आपका हल्दी, अदरक ये तना है। और बाह्य तने तो आपको पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला था बच्चों? समझा होगा जड़ और तने में डिफरेंस, अंतर। तो आगे देखते इस क्वेश्चन आंसर क्या था। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आलू। आलू क्या है? तना है, आलू नहीं होगा। अदरक तना है, अदरक भी नहीं होने वाला क्योंकि अदरक पर नोड्स पाए जाते हैं, कलिकाएं निकलती है। हल्दी भी इसका आंसर नहीं होने वाली। हल्दी एक तना है, हल्दी पर नोड्स होते हैं। गाजर पर रोम होते हैं। तो गाजर क्या है? जड़ है। तो इसका सही आंसर क्या था बच्चों? बी। तो काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। और क्वेश्चन है 137 137। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। डीडीटी का उपयोग है। तो डीडीटी क्या है? कई बार इसकी फुल फॉर्म आती है। तो डीडीटी क्या है? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या है बच्चों? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। और डीडीटी एक कीटनाशक है। डीडीटी क्या है बच्चों? एक कीटनाशक है। तो सही आंसर है इसका ए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। यदि कोई किसी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकता है।
तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। काफी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार एग्जाम में आ चुका है। योजनाओं संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो एक छोटा क्वेश्चन कि कितनी योजनाएं भारत में चली, कुल योजना कितनी है भारत में? तो आज तक कुल योजना की संख्या भारत में रही है 12। अंतिम योजना कौन सी रही? 12वीं 2012 से 17 आपको याद रखना है। इसके बाद भारत में कोई योजना लागू नहीं हुई। तो कौन क्वेश्चन है हमारा, कौन सी योजना की अवधि छोटी है? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी हमारी, ये 1 अप्रैल 1951 से 56 तक चली थी बच्चों। हम बात करते हैं अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना की, 1969 से 74 तक चली थी। हम बात करते हैं पंचम योजना की, ये चली थी 1974 से 78 तक। देखो ये पूरी 5 वर्ष की नहीं हुई थी, 1 वर्ष पहले ही इस योजना को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर सरकार चेंज हुई थी, जनता पार्टी की सरकार आई थी, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, और मोरारजी देसाई ने 1 साल पहले ही पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके एक योजना लेकर आए थे, अनवरत योजना। अनवरत योजना लेकर आए थे, जो रोलिंग प्लान के नाम से भी जानी जाती है, रोलिंग प्लान। इसी वजह से इसको लागू करने के लिए 1 वर्ष पहले योजना को समाप्त कर दिया था मोरारजी देसाई सरकार ने। और बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की, तो छठी पंचवर्षीय योजना जो रही है 1980 से 85 तक, 1980 से 85 तक रही है हमारी छठी पंचवर्षीय योजना। तो सबसे छोटी कौन सी रही है बच्चों? पूरे 5 साल की रही है कंप्लीट। प्रथम तो चतुर्थ भी 5 साल की रही है, षष्ठ भी 5 साल की रही है, लेकिन जो 5वीं योजना रही है ये 4 वर्ष की रही है। और काफी इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में आ चुका है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो आगे चलते हैं, इसमें हम थोड़ा और इसके बारे में अध्ययन करते हैं। योजना क्यों बनाई गई भारत में, और कौन योजना बनाता है भारत में? तो योजना बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है भारत का, क्यों योजना बनाई गई? देखो भारत के आर्थिक विकास के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाई गई। भारत के आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाई गई, और योजना बनाने का दायित्व सौंपा गया योजना आयोग को, योजना आयोग को। तो जो योजना आयोग है इसको सौंपा गया योजना बनाने का दायित्व। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि इसका गठन कब हुआ था, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है, प्रारूप बदल दिया गया है। अब वर्तमान में क्या है बच्चों? ये नीति आयोग। सभी बच्चों को पता होगा कि वर्तमान में क्या है ये नीति आयोग। तो 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं योजना आयोग संबंधी। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं बच्चों भारत के। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। एक क्वेश्चन आता है, योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल,
राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद कौन बच्चों? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है हमारे, वो योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करती है। और कई बार एग्जाम में इसकी स्थापना वर्ष पूछा गया है, तो अगस्त 1952, अगस्त 1952 को स्थापना हुई थी एनडीसी के। तो योजनाओं को अंतिम स्वीकृति, अंतिम अनुमोदन कौन देता है बच्चों? एनडीसी। कई बार एग्जाम में आ चुका है। अंतिम अनुमोदन कौन देता है? योजनाओं को एनडीसी देती है। योजना तैयार कौन करता है? योजना आयोग। लेकिन वर्तमान में योजना आयोग नहीं है, क्या नाम है इसका? नीति आयोग। कभी टाइम लगेगा तो नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्वेश्चन क्या था? 138 का 138 का सी। बच्चों सभी पॉइंट को नोट करना, काफी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे टॉपिक। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 139। तो क्वेश्चन है 139, पहले भारत रत्न प्राप्त करता कौन थे? देखो, जो भारत रत्न है ये देश का सबसे बड़ा सम्मान है, देश का सबसे बड़ा सम्मान है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी भारत में 1954 में हुई थी। भारत रत्न देने की शुरुआत बच्चों 1954 में हुई थी। और ये 26 जनवरी को प्रदान किए जाते हैं, राष्ट्रपति प्रदान करता है बच्चों। 26 जनवरी को भारत रत्न दिए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। और जब 1954 में पहली बार दिए गए तो ये 3 व्यक्ति को दिए गए थे, 3 व्यक्ति दिए गए थे 1954 में पहली बार। तो देखते हैं 3 व्यक्ति कौन हैं जिनको सबसे पहली बार भारत रत्न दिए गए। तो चलो लेके चलते हैं। तो ये 3 व्यक्ति हैं जिनको 1954 में भारत रत्न दिए गए। सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, सी वी रमन। तो 3 व्यक्ति हैं जिनको 1954 में सबसे पहली बार भारत रत्न दिया गया। तो ठीक है बच्चों, 1954 में इन 3 व्यक्तियों को मिला था, सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, सी वी रमन। तो 1954 में इन 3 व्यक्तियों को दिया गया था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। पहले भारत रत्न प्राप्त करता कौन है? तो क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? सभी को पता होगा अब तो, सी वी रमन, सी वी रमन। 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं इसी में लेकर हम। जैसे जवाहरलाल नेहरू को कब भारत रत्न दिया गया? याद रखना है बच्चों आप लोगों को, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इनको भारत रत्न कब दिया गया? 1955 में दिया गया। गोविंद बल्लभ पंत 1957 में भारत रत्न दिया गया। और महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं दिया गया। और सी वी रमन को 1954 में भारत रत्न दिया गया। 2-3 फैक्ट और देखते हैं भारत रत्न संबंधी इंपॉर्टेंट फैक्ट। वो क्या है कि सबसे पहले मरणोपरांत किसको मिला? सबसे पहले मरणोपरांत किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया? तो व्यक्ति रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री। कौन है बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में सबसे पहली बार भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया। एक क्वेश्चन बनता है, प्रथम महिला कौन बच्चों? प्रथम महिला। तो प्रथम महिला कौन है जिसको भारत रत्न दिया गया? तो महिला है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया, पहली महिला रही है। और क्वेश्चन बनता है कि अब तक कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा चुका है? तो बच्चों कितनों को मिल चुका है अब तक भारत रत्न? तो अब तक मिल चुका है 48 व्यक्ति को। 48 व्यक्ति को अब तक भारत रत्न मिल चुका है।
2019 में 3 व्यक्ति को दिया गया था भारत रत्न। तो आपको जो अंतिम 3 व्यक्ति है जिनको 2019 में भारत रत्न मिला, उनके नाम भी बच्चों याद रखने हैं। तो वो एक व्यक्ति थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। दूसरे व्यक्ति थे नानाजी देशमुख। और तीसरे व्यक्ति थे भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका। तो जो भारत संबंधी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने सभी रिवाइज करा दिए बच्चों। तो आगे चलते हैं, सभी नोट करना इन फैक्ट को। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 140। तो 140वें क्वेश्चन में है संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि अभिकारक पक्ष क्या होते हैं, उत्पाद पक्ष क्या होते हैं। देखो बच्चों, जो अभिक्रिया करते हैं वो अभिकारक, और जो बनते हैं अभिक्रिया के बाद वो क्या होते हैं, उत्पाद। तो वो एक समीकरण बनाते हैं हमें और उसमें बीच में लगाते हैं एरो का निशान। जो इस साइड में होते हैं ये क्या होते हैं, अभिकारक। क्या होते हैं बच्चों, अभिकारक। जो साइड में बनते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, उत्पाद। ये अभिकारक, ये उत्पाद। तो अब देखते हैं कि अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या क्या होती है बच्चों, समान होती है। मतलब किसमें कोई अंतर नहीं आता अभिक्रिया करने के बाद भी। तो देखते हैं कार्बन, कितने परमाणु हैं बच्चों कार्बन के, 1 परमाणु। इस साइड में कितने परमाणु है कार्बन के, 1 परमाणु। तो अभिकारक पक्ष में भी 1, उत्पाद पक्ष में भी अभिक्रिया के बाद 1 परमाणु। तो ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन, कितने परमाणु हैं बच्चों, 2 परमाणु। तो उत्पाद जैसे बना तो कितने परमाणु हैं हाइड्रोजन के, 2 परमाणु। अभिकारक में भी 2 परमाणु, उत्पाद में भी 2 परमाणु। तो परमाणु की संख्या बराबर है। अब देखते हैं ऑक्सीजन, कितने परमाणु, 1 अभिकारक पक्ष में। उत्पाद पक्ष में कितने परमाणु, 1 परमाणु। तो हम कह सकते हैं इस समीकरण को देखकर कि जो समीकरण होती है तो उसमें अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष जो होते हैं दोनों में परमाणु की संख्या बराबर होती है। बच्चों एक चीज याद रखना है आप लोगों को, यदि किसी समीकरण में अभिकारक और उत्पाद पक्ष में परमाणु समान नहीं है तो समीकरण संतुलित नहीं है, उसमें गलती है समीकरण में। क्या बताया मैंने बच्चों, एक बार फिर रिवाइज करता हूं। आपको देखना है यदि अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में परमाणु की संख्या समान नहीं है तो समीकरण असंतुलित है, गलती है समीकरण में। तो ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, परमाणु संख्या समान होती है। ये 5 क्वेश्चन थे जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने थे। तो अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन लेकर। 141वां क्वेश्चन, विटामिन सहायता नहीं करती। देखो जो विटामिन होती है तो विटामिन सहायता किन किन क्रियाओं में करते हैं शरीर की। सबसे मेन कार्य क्या होता है विटामिन का, तो विटामिन ऊर्जा नहीं देती, विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करती शरीर को। विटामिन का सबसे प्रमुख कार्य होता है शरीर की रोगों से रक्षा करना। क्या होता है बच्चों विटामिन का मुख्य कार्य, रोगों से रक्षा करना, उपापचय में आवेदन के रूप में सहायता करना, पाचन में सहायता करना। ये विटामिन के 3 महत्वपूर्ण कार्य है, रोगों से रक्षा करना, पाचन में सहायता करना। तो क्या कार्य नहीं है विटामिन का, ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में, ऊतकों में
एंजाइम के निर्माण में विटामिन का कार्य नहीं है। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसका कार्य है? ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में किसका कार्य होता है? तो ये कार्य होता है बच्चों किसका? प्रोटीन का। किसका कार्य होता है बच्चों? ये प्रोटीन का कार्य होता है, विटामिन का कार्य नहीं होता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 142। बच्चों समझ आ रहा होगा और प्रत्येक टॉपिक को गहनता से पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो घुमाकर तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किए जाते हैं और आप इनको एग्जाम में नहीं कर पाते। तो कारण ये होता है कि हम इनको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 142। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहता है, अक्सर कर पेपर में आ जाता है कि कितनी विटामिन जल में घुलनशील होती है, कौन सी जल में घुलनशील नहीं होती है। देखो, घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन होती है वो दो प्रकार की होती है बच्चों। एक तो जल में घुलनशील और कुछ विटामिन ऐसी होती है बच्चों जो वसा में घुलनशील होती है। कुछ विटामिन ऐसी होती है जल में घुलनशील होती है, कुछ विटामिन ऐसी होती है जो वसा में घुलनशील होती है। अब देखते हैं जल में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील होती है। बी कॉम्प्लेक्स। देखो, बी कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा? क्योंकि जो बी है ना, बी बहुत सारी विटामिन का एक समूह ग्रुप है। जैसे विटामिन B1, B2, B3, इस तरीके से B12, कई विटामिन का एक ग्रुप है। एक होते हैं विटामिन सी। तो जल में घुलनशील दो विटामिन है, बी और सी। और जो बची विटामिन वो कहीं में घुलनशील है बच्चों, वो वसा में घुलनशील है। इसको आप कीड़ा करके भी याद कर सकते हो। कीड़ा ऐसे याद करते हैं बच्चे कि वसा में घुलनशील है कीड़ा, वसा में घुलनशील है कीड़ा, KEDA कीड़ा, वसा में घुलनशील है कीड़ा। अर्थात विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। चलो ऐसा करते हैं बच्चे, यहीं पे इनके रासायनिक नाम भी नोट कर लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो काफी लेंथी हो जाएगा, तो सी से करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के का फिलोक्विनोन, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ए से बच्चों बताओ रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल। तो यहीं पर एक और नोट करते हैं हम, डिजीज, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। यदि विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी बीमारी होती है बच्चों। कौन सी? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का नहीं जमता विटामिन के की कमी से। यदि विटामिन ई की बात आती है तो जनन अक्षमता, जनन अक्षमता में कमी, बांझपन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है विटामिन ई की कमी से। विटामिन डी रिकेटस, सूखा रोग जिसको कहा जाता है। और विटामिन ए सभी बच्चों को पता होगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? रतौंधी रोग। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। तो ये थी कुछ विटामिन, उनके रासायनिक नाम, उनसे संबंधित डिजीज और विलेयता, घुलनशीलता, कौन सी विटामिन किस में घुलनशील है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में दो ही विटामिन घुलनशील है, बी और सी। विटामिन ए जल में घुलनशील नहीं है, वसा में है।
विटामिन ई भी वसा में घुलनशील है। विटामिन सी बच्चों कौन सी? विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? जल में घुलनशील है। तो सही आंसर क्या है बच्चों इसका? सी सही आंसर है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 143। तो अगला क्वेश्चन है 143 हमारा, और इसमें है दूध में निम्नलिखित में से नहीं होता। तो दूध में क्या नहीं पाया जाता? देखो ये कहते हैं हम कि दूध में सब पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी पौष्टिक तत्व होते हैं जो दूध में नहीं भी पाए जाते, जैसे आयरन, विटामिन सी, ये ऐसे होते हैं जो दूध में नहीं पाए जाते। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों इसका? डी। सही आंसर क्या होगा बच्चों इसका? डी। दूध में निम्नलिखित में से नहीं होता। आयरन, विटामिन सी नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है दूध में, कैल्शियम का अच्छा स्रोत है दूध, लेकिन आयरन और विटामिन सी दूध में नहीं होता बच्चों। नोट करना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोअर पीसेस में आया हुआ क्वेश्चन है आपके, ये आपके लोअर पीसेस में आया था। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 144। किसी देश के रहन सहन का स्तर का पता होता है उसकी। तो रहन सहन के स्तर का पता किससे चलता है किसी देश में? तो अब देखते हैं राष्ट्रीय आय द्वारा। नहीं बच्चों, राष्ट्रीय आय से नहीं पता चलेगा, प्रति व्यक्ति आय, ये ठीक है बच्चों, प्रति व्यक्ति आय। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय, तो जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जब प्रति व्यक्ति बढ़ेगी तो उनके रहन सहन का स्तर, घूमने फिरने का स्तर डेवलप करेगा, ऊपर उठेगा। तो यही पूछा है किसी देश में रहन सहन का स्तर का पता होता है किससे पता चलेगा? प्रति व्यक्ति आय से। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो हर चीज में ग्रोथ होगी, रहन सहन में, खान पीन में, घूमने फिरने में, तो हर चीज में ग्रोथ करेगा व्यक्ति। तो प्रति व्यक्ति आय का स्तर बढ़ने से रहन सहन के स्तर में वृद्धि होती है। तो आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर 145। 145 क्वेश्चन है हमारा, सार्क की स्थापना कब हुई? काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सार्क का एक सदस्य देश कौन है? भारत है। हमारा देश भारत सार्क का सदस्य देश है। हमारा देश भारत सार्क का सदस्य देश है बच्चों। तो सार्क की स्थापना की बात करते हैं हमें, तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी बच्चों। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई। और इसका जो मुख्यालय की बात करें हमें, जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। कहाँ है बच्चों? काठमांडू में। सार्क अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशिया के देशों का एक संगठन है सार्क। सार्क क्या है बच्चों? दक्षिण एशिया के देशों का एक संगठन है, जिसमें 8 देश है दक्षिण एशिया के। जिसमें क्या है बच्चों? दक्षिण एशिया के 8 देश हैं। तब देखते हैं 8 देश कौन से हैं दक्षिण एशिया के जो सार्क में शामिल हैं। तो एक तो बच्चों भारत है, भारत याद रखना है, इंडिया, भारत सार्क का सदस्य देश है। श्रीलंका है सार्क का सदस्य देश। यहाँ पड़ेगा बच्चों आपका मालदीव, सार्क का सदस्य देश है। बांग्लादेश सार्क का सदस्य देश है। भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। तो कितने हो गए बच्चों? 7 हो गए होंगे आपके सदस्य देश। 1 2 3 4 5 6 7। तो एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सबसे अंत में शामिल होने वाला सदस्य देश कौन सा है सार्क में? तो सबसे अंत में 2008 में शामिल हुआ था अफगानिस्तान बच्चों।
2008 में सबसे अंत में सार्क में शामिल हुआ था अफगानिस्तान। और आपको सार्क की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या है बच्चों सार्क की फुल फॉर्म? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कई बार आ जाती है एग्जाम में सार्क की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो समझ आया बच्चों, ये 8 देश है जो सार्क में शामिल हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, नोट करना बच्चों इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 146। निम्नलिखित कौन सी वायु को ग्रीन वायु कहा जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है बच्चों किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को क्या बोलते हैं हम? ग्रीन हाउस गैस। प्राणवायु कहते हैं बच्चों ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन H संकेत है, H2 एक अणु। नाइट्रोजन N संकेत है, N2 एक अणु। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। और क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक ताप, क्या बच्चों? वैश्विक ताप बढ़ाने में सहायक होती है। जो आप देख रहे होंगे कि जो ताप है पृथ्वी का, उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसके ताप के स्तर को बढ़ाने में सहायक है CO2। यदि CO2 ताप बढ़ाएगी तो ग्लेशियर जो है वो पिघलते हैं और वो पानी का स्तर पिघलकर समुद्रों में आता है और समुद्रों का स्तर बढ़ता है, जिससे तटीय देशों को खतरा होता है और तटीय शहरों को खतरा होता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है CO2। तो वैश्विक ताप बढ़ाने में सहायक होती है CO2, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है CO2 को। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, समझाओ बच्चों इसको 146 को। अब चलते हैं 147 क्वेश्चन को लेकर। 147 में है व्यक्तिगत खाता किसमें नहीं खोला जा सकता? जो शाकाहारी बैंक है इसमें व्यक्तिगत खाता खोल सकते हैं। जो अनुसूचित बैंक है इसमें भी व्यक्तिगत खाता खोला जा सकता है। लेकिन जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखो बच्चों इसमें व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता। इसको भारत सरकार का बैंक या बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका कार्य नोटों को छापना होता है, निर्गमित करना होता है। तो RBI एक ऐसा बैंक है जिसमें व्यक्तिगत खाता नहीं खुलता। इसको भारत सरकार का बैंक या बैंकों का बैंक कहा जाता है। चलो इससे संबंधित RBI संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। जैसे RBI की स्थापना कब हुई, RBI का मुख्यालय कहाँ पर है, RBI में कितने गवर्नर होते हैं, कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, और अन्य फैक्ट। ये स्थापना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल कब हुई थी बच्चों? 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। और बात करते हैं मुख्यालय की, तो RBI का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है बच्चों? मुंबई। यदि बात करते हैं राष्ट्रीयकरण, तो RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। और इसके जो प्रथम गवर्नर थे, कई बार एग्जाम में आता है कि RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे बच्चों? RBI के प्रथम गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ। कौन थे बच्चों? सर ओसबर्न स्मिथ। कौन थे? सर ओसबर्न स्मिथ। यदि बात करें वर्तमान में, सही बच्चों को पता होना चाहिए कि वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन हैं? तो कौन है बच्चों? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत।
आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। चलिए क्वेश्चन और आता है, कितने गवर्नर होते हैं, कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? गवर्नर, डिप्टी गवर्नर। तो बच्चों दोनों नोट करना आप लोग। गवर्नर आरबीआई में एक होता है और डिप्टी गवर्नर आरबीआई में कितने होते हैं बच्चों? 4। एक गवर्नर और 4 क्या होते हैं बच्चों? आरबीआई में डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। नोट करना सभी फैक्ट आरबीआई संबंधी 148 क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। और क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है? देखो औद्योगिक क्रांति जो आशय है वो क्या है? हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति कहाँ पनपी थी और किस उद्योग में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई थी। तो औद्योगिक क्रांति का जनक जो देश है ब्रिटेन है। कौन है बच्चों? ब्रिटेन। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के बहुत सारे देश उपनिवेश थे। बहुत सारे देश ब्रिटेन के उपनिवेश थे और औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कच्चा माल चाहिए होता है उद्योग के लिए और वो कच्चा माल ब्रिटेन को अपने उपनिवेशों से प्राप्त हुआ। जैसे भारत से कच्चा माल प्राप्त हुआ, श्रीलंका से हुआ, इस तरीके से जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे सभी से कच्चा माल प्राप्त हुआ और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ। और सूती वस्त्र सबसे पहले औद्योगिक क्रांति में एक व्यापार था। और इसमें क्वेश्चन आता है अब कि जब औद्योगिक क्रांति पनपी तो किसको बढ़ावा मिला? किसको बढ़ावा मिला बच्चों? जब औद्योगिक क्रांति पनपी तो पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। किसको बढ़ावा मिला बच्चों? पूंजीवाद। आंसर क्या होगा इसका? पूंजीवाद। जब किसी देश में औद्योगिक क्रांति पनपती है, उद्योग पनपते हैं तो उसमें पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। तो नोट करना इसको और आगे चलते हैं। ये भी याद रखना है आप लोगों को कि ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के जनक देश है। सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति में आया होता सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 149। एक देशांतर को पार करने के लिए दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो आपको मैंने कई बार रिवायत कराया कि देशांतर क्या होते हैं। देशांतर क्या होते हैं बच्चों? यदि हम एक ग्लोब लें और ग्लोब पर खड़ी लाइनें खींचे इस तरीके से, जैसे यहाँ पर आ गया एक ग्लोब है हमारा और ग्लोब पर हमने इस तरह लाइन खींची, ये क्या है? 0 डिग्री। उसके बाद ये 1 डिग्री देशांतर, ये 2 डिग्री देशांतर, ये 3 डिग्री। तो इनको बोलते हैं देशांतरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो ये क्या है बच्चों? देशांतर रेखाएं है। इधर भी है, ये क्या है? देशांतर रेखाएं है। यदि बात करें अक्षांश रेखाओं की तो हम यदि इस तरह लाइनें खींचे ग्लोब पर तो ये क्या होती है? हमारी अक्षांश रेखाएं। ये क्या है? हमारी अक्षांश रेखाएं। तो हमसे क्वेश्चन किया गया है कि जो दो देशांतर है, एक ये देशांतर ले लिया हमने, एक ये ले लिया देशांतर हमने और एक ये ले लिया, तो इनके बीच का समय कितना है? तो मैंने लास्ट क्लास में भी रिवायत किया था कि दो देशांतरों के बीच का समय होता है बच्चों कितना? 4 मिनट। या कह सकते हो आप एक देशांतर बराबर 4 मिनट। यदि आपको हो कि कैसे आता है, कैसे निकलता है, तो देख लेते हैं कैसे आता है 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। देखो जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर 360 देशांतर खींचे गए हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर 360 देशांतर खींचे गए हैं और 360 देशांतर अर्थात पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में समय लेती है 24 घंटे का। पृथ्वी ऐसे घूमती है ना, तो 360 के 360 देशांतर क्रॉस होते हैं और समय लगता है पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का।
बात करें तो एक देशांतर को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो 24 घंटे, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, गुना 60 कर लेंगे और बटे 360, तो काट देंगे, 6 बार कट जाएगा और 6 चौक 24 मिनट। तो इस तरह आता है बच्चों 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। ठीक है बच्चों, यदि हम यहाँ से पृथ्वी यहाँ से यहाँ आती है, एक देशांतर क्रॉस करती है, तो समय लगता है कितना बच्चों, 4 मिनट का समय लगता है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना है इसको। देशांतरों की संख्या, एक देशांतर में कितना समय लगता है, पृथ्वी 24 घंटे में कितने देशांतर घूमती है, 360 डिग्री देशांतर घूमती है पृथ्वी 24 घंटे में। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। तो आंसर क्या जाएगा, 4 मिनट। इसका आंसर क्या है इसका बच्चों, 4 मिनट। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, जो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो भूपर्पटी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह कहलाती है भूपर्पटी। इसके बाद मेंटल, इसके बाद क्रोड यानी केंद्रीय भाग। तो जो ऊपरी होती है भूपर्पटी, तो इसमें पूछा गया है हमसे कि भूपर्पटी में किस तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। देखो 3 सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है भूपर्पटी में, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। कितना होता है बच्चों भूपर्पटी में ऑक्सीजन, 46.80%। और दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला है सिलिकॉन, और कितना पाया जाता है बच्चों, 27.72%। और तीसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला है बच्चों एल्यूमिनियम। कितना पाया जाता है एल्यूमिनियम, 8.13%। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, हमारा ऑक्सीजन तो ऑप्शन में नहीं है, फिर सिलिकॉन भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में ऑप्शन के अनुसार भूपर्पटी में पाया जाने वाला तत्व है। यदि ऑक्सीजन होता तो सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है बच्चों भूपर्पटी में, ऑक्सीजन। क्या मिलता है सर्वाधिक मात्रा में, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद सिलिकॉन और तीसरा नंबर किसका आता है, एल्यूमिनियम का। लेकिन पहले 2 ऑप्शन नहीं है, तो हमें क्या चूज करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। तो अब रोजाना की तरह 5 क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। तो लेके चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो 23 सितंबर को ब्लैंक दे दिया गया, मनाया जाता है। तो 23 सितंबर को बच्चों क्या मनाते हैं हम, ग्रीष्म क्रांति, शरद विषु, बसंत विषु, शीत क्रांति। तो आपको इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। भारत के उत्तर पश्चिम का पर्वत है, तो भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत है, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, हिंदू कुश पर्वत या सतपुड़ा पर्वत। तो इसका आंसर भी सभी बच्चों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन है बच्चों, ग्राफ से तैयार करना है आप लोगों को ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट करते हैं 153, काफी अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट डाल लेना बच्चों इस क्वेश्चन को। काफी एग्जाम में आता है, काफी आने की फ्रिक्वेंटली बनी रहती है इस क्वेश्चन की। ग्राफिकल क्वेश्चन है वैसे ही भी। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है, तो कितनी दूर तक फैली हुई है जल क्षेत्र सीमा भारत की, 12 नॉटिकल मील, 6 नॉटिकल मील, 15 नॉटिकल मील या 10 नॉटिकल मील। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। और नेक्स्ट चलते हैं 144, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत
लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? यानी कि जब 352 लागू होता है, 352 लागू होता है, तो संविधान के ऐसे कौन से उपबंध हैं जो निलंबित रहते हैं? तो पहला ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा संविधान संशोधन प्रक्रिया, तीसरा मूल अधिकार और चौथा न्यायिक समीक्षा। तो काफी आपको गहनता से पढ़कर इसका आंसर देना होगा। तो आगे चलते हैं। 155 आज का लास्ट क्वेश्चन। हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 370, 368, 360, 380। तो देखते हैं कौन बच्चा इन 5 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सही दे पाता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।